हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आर्यभिषक में। आज हम लोग यूनिट 2 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक स्तन या मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं आयुर्वेद में स्तन के विषय में क्या वर्णन उपलब्ध है। सुश्रुत संहिता में प्रत्यंग विभाग में स्तनों का उल्लेख किया गया है। स्त्री में 3 अतिरिक्त बाह्य स्रोतस का उल्लेख करते हुए 2 स्तन द्वारों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद में कोई भी और वर्णन स्तनों के विषय में नहीं मिलता है। जन्म के समय स्त्री और पुरुष दोनों के वक्ष के दोनों ओर 2 स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। अवस्था में वृद्धि के साथ इनके आकार में भी वृद्धि होती जाती है। पुरुषों में तो यह वृद्धि बहुत ही सामान्य होती है, परंतु स्त्रियों में विशेष रूप से यौवन आरंभ काल के साथ तेजी से होने लगती है। यौवन आरंभ काल अर्थात यहाँ प्यूबर्टी को कहा गया है। तो जब एक स्त्री या कन्या में प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि करीबन 12 वर्ष की आयु में आरंभ होता है, उस वक्त शरीर में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है या सेक्सुअल ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस 12 वर्ष की आयु में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू हो जाता है, जिसको मेनार्क या मेनार्च कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इसमें चाइल्ड, प्री प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी, लेट प्यूबर्टी और एडल्ट में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है ये दिखाई गई है। गर्भावस्था में और पुनः प्रसव के बाद बच्चे को स्तनपान कराते समय अधिक वृद्धि देखी जाती है। ये तो हम सभी को पता है कि स्तन ग्रंथियों का मुख्य काम स्तन्य श्रवण या मिल्क सिक्रेशन होता है। इसीलिए जब एक स्त्री गर्भावस्था के दौरान गुजरती है, उस वक्त ब्रेस्ट डेवलपमेंट काफी बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान एवं डिलीवरी के बाद जब वो लैक्टेशन स्टेज में पहुंच जाती है, यानी बच्चे को दूध पिलाने लगती है, तब भी मेमोरी ग्लैंड्स की वृद्धि और ज्यादा देखी जाती है। वृद्धावस्था में ये पुनः संकुचित हो जाते हैं। स्त्रियों में स्तन पुनरुत्पादक अंगों के उपांग या अतिरिक्त अंगों के रूप में जाने जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? स्त्रियों के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, स्तन एक एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। इनका प्रमुख कार्य स्तन्य श्रवण या मिल्क सिक्रेशन है। अब आइए इसकी पोजीशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। स्तन वक्ष प्रदेश यानी पेक्टोरल रीजन के उपरिस्थ प्रावरणी सुपरफिशियल फैशिया में स्थित होता है। वक्ष प्रदेश आपके चेस्ट रीजन को भी कहा जाता है। चेस्ट में एक पेक्टोरल मसल पाई जाती है, इसीलिए इसको पेक्टोरल रीजन भी कहा जाता है। इस पेक्टोरल मसल के ऊपर जो सुपरफिशियल फैशिया होती है, जो पेक्टोरल मसल को कवर करती है, उस सुपरफिशियल फैशिया में ये स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी स्थिति उरोस्थी यानी स्टर्नम और कक्षा यानी एक्सिला के मध्य, ऊपर सेकंड या थर्ड रिब और नीचे 6th या 7th रिब के बीच में होती है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो स्तन ग्रंथि आप देख रहे हैं, ये जितना एरिया कवर करता है उसकी मार्जिन्स आप लोग देख सकते हैं। एक साइड में स्टर्नम, दूसरे साइड में एक्सिला, ऊपर सेकेंड रिब और नीचे 6th रिब तक ये फैला होता है। देखने में ये अर्ध गोलाकार और आगे को कुछ उभरे हुए होते हैं। भिन्न भिन्न स्त्रियों में इनके आकार प्रकार में भी भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ऊपर से सेकेंड रिब से लेके 6th रिब तक फैला होता है। ये रिब्स दिखाई गई हैं और ये जो पोर्शन आप बीच का पोर्शन देख रहे हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स दिखाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस मसल लेयर के ऊपर पेक्टोरल मसल्स पाई जाती हैं, जिनमें पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर पाया जाता है। पेक्टोरलिस मेजर ऊपर से नीचे तक फैला होता है। इस पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर जो लेयर आप देख रहे हैं, ये सुपरफिशियल फैशिया है। यहाँ से ये पूरा ऊपर से नीचे तक फैला होता है
और इसी सुपरफिशियल फैशिया के अंदर मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पे आप कुछ और स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे। ये देखिए, कूपर्स लिगामेंट भी इसको कहा जाता है। कूपर्स लिगामेंट ये मेमोरी ग्लैंड्स को होल्ड करती है और इसकी जो शेप है इसको मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। देन इसके अंदर आप ये जो येलो रीजन देख रहे हैं, ये सारा फैट टिश्यू होता है और यहाँ पे आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे, इनको लोब्स कहा जाता है और इसी के अंदर मिल्क सिक्रेशन होता है। ये मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट से होकर फिर निप्पल से बाहर निकलता है। तो आइए हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लें। स्तनों के उत्तल केंद्र में एक उभार होता है जिसे चूचुक या निप्पल कहा जाता है। निप्पल का रंग गहरा होता है। ये त्वचा और उछराई ऊतकों यानी इरेक्टाइल टिश्यूज से बने होते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये जो सेंट्रल रीजन है जो कुछ ज्यादा उभरी हुई होती है, इसको निप्पल कहा जाता है। निप्पल के चारों ओर एक छोटा घेरा होता है जिसे स्तन मंडल या एरियोला कहा जाता है। इसका रंग निप्पल के रंग से हल्का होता है। तो इसके चारों ओर ये एरिया है, इसको स्तन मंडल या एरियोला कहा जाता है। गर्भ के दूसरे महीने में न केवल एरियोला के आकार में वृद्धि होती है परंतु उसका रंग भी गहरा हो जाता है। अंततोगत्वा वह कृष्ण वर्ण का हो जाता है। जब स्त्री शिशु को स्तनपान कराना बंद कर देती है तब उसका रंग पुनः हल्का पड़ने लगता है, परंतु वह उतना हल्का कभी नहीं हो पाता जितना कि वह गर्भवती होने से पूर्व था। तो ये जो निप्पल या एरियोला का पार्ट है ये डार्क कलर का होता है, यानी स्किन की कलर जैसी होती है, ये स्किन के कलर से थोड़ा सा डार्क रहता है। तो करीबन पिंक से लेके ब्लैक कलर तक का रेंज रहता है इसके कलर का। प्रेगनेंसी स्टेज में और लैक्टेशन स्टेज में इसका कलर डार्क हो जाता है। जैसे ही लैक्टेशन बंद हो जाए यानी माता अपने शिशु को दूध पिलाना बंद कर दे, फिर इसका कलर धीरे धीरे हल्का होने लगता है। निप्पल के आधार पर त्वक वसा ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें मॉन्टगोमेरी ग्रंथियां या ग्लैंड्स ऑफ मॉन्टगोमेरी कहते हैं। इनसे निकलने वाला वसीय पदार्थ निप्पल्स को चिकना रखता है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां इस एरियोला पार्ट में और निप्पल के चारों ओर पाई जाती है। इनको मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स या मॉन्टगोमेरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इससे कुछ ऑयली पदार्थ सिक्रीशन होता है जो कि इस निप्पल और एरियोला के पार्ट को ऑयली रखता है। प्रत्येक चूचुक में 15 से 20 रंध्र होते हैं जो वस्तुतः दुग्ध नलिकाओं के द्वार होते हैं। स्तन्य इन्हीं से स्रवित होता है। तो यहाँ ये जो निप्पल हम लोग देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से मिल्क इजेक्शन होता है और बाहर आता है। इसके बाद आइए इसकी एनाटॉमी के विषय में थोड़ा सा जान लें। स्तन्य की रचना मुख्यतया अवकाशी ऊतकों या एरियोलर टिश्यू से होती है। स्तन के पृष्ठभाग में तथा खंडों के मध्य वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो मुख्यतः ये एरियोलर टिश्यू से बना होता है। एरियोलर टिश्यू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि उसके अंदर स्पेस रहता है, क्योंकि ये दुग्ध ग्रंथियां हैं और हमें ये पता है कि यहाँ पर मिल्क सिक्रेशन होता है, तो मिल्क को स्टोर होने के लिए काफी जगह चाहिए होती है। इसीलिए एरियोलर टिश्यू के अंदर जो जगह पाई जाती है उसमें सारा मिल्क स्टोर होके रहता है। इन एरियोलर टिश्यू से बने लोब्स के अलावा जो बाकी की जगह बच जाती है वो फैट टिश्यू से भरी रहती है। संयोगी ऊतकों, वसा और तंतु ऊतकों के द्वारा यह अनेक खंडों में विभाजित होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर काफी सारे सेक्शंस पाए जाते हैं जिसके अंदर ये ग्लैंड्स ऐसे लोब्स के आकार में मौजूद रहते हैं। इनमें से प्रत्येक खंड या प्रकोष्ठों एल्वियोली का एक समूह होता है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको एल्वियोली कहा जाता है और ये एल्वियोली एरियोलर टिश्यू से बने होते हैं। ये प्रकोष्ठ दुग्ध वाहिनियों या लैक्टिफेरस डक्ट्स में खुलते हैं। तो ये जो एल्वियोल्स होती हैं इनमें से छोटी छोटी ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं जो कि जाके लैक्टिफेरस डक्ट में मिल जाती हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हर एल्वियोलिस से ऐसे छोटी छोटी पाइप निकली हुई हैं और फाइनली ये जो बड़ी पाइप का निर्माण कर रहे हैं इसको लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। ये वाहिनियां परस्पर मिलकर अपेक्षाकृत बड़ी नलिकाओं का रूप धारण करती हैं। निप्पल की ओर अग्रसरित होने के क्रम में
ये नलिकाएं विस्फारित होकर दुग्धागार या मिल्क रिजर्वियर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन आगारों को दुग्ध विवर या लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। तो यहाँ हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये एल्वियोलिस है। एल्वियोलिस से छोटी छोटी पाइपलाइन या डक्ट्स निकली हुई हैं। अब ये आपस में मिलके बड़ी पाइपलाइन का निर्माण कर रही हैं, जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहा जा रहा है। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट सारी आपस में मिलके क्या करती हैं, एक मिल्क रिजर्वियर का निर्माण करती हैं। इसमें मिल्क स्टोर होके रहता है, ठीक है। एल्वियोली के अंदर मिल्क बनता है और फिर ये इस लैक्टिफेरस डक्ट से आके लैक्टिफेरस साइनस में स्टोर होके रहता है। अब इस लैक्टिफेरस साइनस से जब जरूरत पड़ती है तब मिल्क फिर बाहर निकलता है। विवरों के छोर पर नलिकाएं पुनः संकीर्ण रूप धारण कर लेती हैं और निप्पल में जाकर खुल जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए ये लैक्टिफेरस डक्ट है और ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे चल के लैक्टिफेरस साइनस का निर्माण करती है। लैक्टिफेरस साइनस का मुख आगे चल के संकीर्ण हो जाता है और फिर ये निप्पल्स के पोर में जाके खुलता है, जहां से फिर मिल्क बाहर आ सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ आप इस डायग्राम में और डिटेल में जान सकते हैं। जैसे ये एक ब्रेस्ट है और इसको दो सेक्शंस में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है और ऊपर का सेक्शन है नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, यानी यहाँ पे मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स तो है लेकिन यहाँ पे मिल्क सिक्रेशन अभी नहीं हो रहा है। और नीचे का पोर्शन है लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, जिसमें देखिए आप लोब्स और लोब्यूल सब कुछ बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। ये जो अंगूर जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, ये सारे लोब्स होते हैं और इन्हीं लोब्यूल्स या लोब्स के अंदर मिल्क सिक्रेशन होता है। तो यहाँ एक पोर्शन को बड़ा करके दिखाया गया है। देखिए ये कैसे काफी फूली हुई है ना। जैसे नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसी होती है इनकी, इसके अंदर स्पेस तो होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मिल्क सिक्रेशन नहीं हो रहा है। और लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में ये स्पेस काफी बढ़ जाता है और इसके अंदर मिल्क सिक्रेशन होने लगता है, जो इस स्पेस में फिर जाके इकट्ठा होता है। इस एक एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये एल्वियोलीज है। ये एल्वियोलीज दो तीन एल्वियोलीज आपस में मिलके लोब्यूल का निर्माण कर रही हैं, है ना। कुछ लोब्यूल फिर आपस में मिलके लोब्स का निर्माण कर रही हैं। अब इनमें से जो डक्ट्स निकल रहे हैं, एक एक एल्वियोली से जो डक्ट निकल रहा है वो फिर आपस में मिल रहा है। आपस में मिलके ये क्या होता है, बड़ी नलिकाओं का निर्माण कर रही हैं। ये नलिकाएं फिर सब आपस में मिलके लैक्टिफेरस डक्ट का निर्माण करती हैं। ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके क्या होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लैक्टिफेरस साइनस बनाती हैं। ये मिल्क रिजर्वियर होती हैं। यहाँ एल्वियोली के अंदर मिल्क बन रहा है, फिर ये निकल के यहाँ आके लैक्टिफेरस साइनस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लैक्टिफेरस साइनस से जो पाइप निकलती है या जो डक्ट निकलती है वो जाके निप्पल में खुलती है। यहाँ आप लोग डायग्राम में देखिए, ये निप्पल का एरिया है और निप्पल के ठीक पीछे देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये लैक्टिफेरस साइनस है। तो बहुत सारी लैक्टिफेरस साइनस निप्पल के ठीक पीछे पाई जाती है। जब एक बेबी निप्पल को सक करता है तो पूरा ये पोर्शन उसके मुंह के अंदर होता है, निप्पल और उसके पीछे का जो लैक्टिफेरस साइनस, ये पूरा पोर्शन उसके मुंह के अंदर होता है। और जब वो सक करता है तो इस लैक्टिफेरस साइनस के अंदर जो मिल्क स्टोर है वो मिल्क बाहर निकलता है। स्तनों में अनेक रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिनियां यानी लिम्फेटिक्स भी पाई जाती हैं। लसिका वाहिनियां ग्रंथि ऊतकों के अंतराखंडक अवकाशों या इंटरलोब्युलर स्पेसेस में सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में आरंभ होती हैं। ये नलिकाएं परस्पर जुड़ के वाहिनियों का निर्माण करती हैं। ये वाहिनियां कक्षा ग्रंथियों यानी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के कक्षा वर्ग में, आभ्यंतर स्तन की लसिका ग्रंथियों में तथा अधिक्लेविकुलर या सुप्रा क्लेविकुलर ग्रंथियों में खुलती हैं। तो ब्रेस्ट के चारों ओर बहुत सारे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। कुछ लिम्फ नोड्स यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कैसे लिम्फेटिक चैनल्स पतली पतली नलिकाओं के रूप में आरंभ होती हैं और फिर बाद में जाके वो लिम्फ नोड्स में ड्रेन होने लगती हैं। तो यहाँ पे जो मेन लिम्फ नोड्स हैं जिसमें ब्रेस्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो नंबर 1 कक्षा ग्रंथियां एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं, नंबर 2 आभ्यंतर स्तन की लसिका ग्रंथियां होती हैं,
और नंबर 3 अधिक क्लेविकुलर या सुप्रा क्लेविकुलर ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद आता है ब्लड सप्लाई। स्तनों में रक्त की आपूर्ति कक्षा धमनी यानी एक्सिलरी आर्टरी की शाखाओं, अंतः पशुका धमनियों यानी इंटरकोस्टल आर्टरी तथा आभ्यंतर स्तन धमनियों यानी इंटरनल मैमरी आर्टरी के द्वारा होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ब्लड सप्लाई ब्रेस्ट रीजन को हो रही है उसमें 3 प्रमुख आर्टरीज होती हैं, जिनमें नंबर 1 आता है आपका एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट रीजन को। दूसरा आता है आपका इंटरकोस्टल आर्टरी और तीसरा आता है आपका इंटरनल मैमरी आर्टरी। तो यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये सारी इंटरकोस्टल आर्टरीज है और ये सारी आपकी इंटरनल मैमरी आर्टरीज है। यहाँ पे लैटरल मैमरी ब्रांचेस, मीडियल मैमरी ब्रांचेस है ना। तो ये सारी आर्टरीज ब्रेस्ट रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद आता है स्तन के कार्य या इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। स्तन का मुख्य कार्य स्तन्य श्रवण या लैक्टेशन होता है। स्तन्य और स्तन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। स्तन ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड्स को कहा जाता है और स्तन्य मिल्क को कहा जाता है। स्तन्य श्रवण की प्रक्रिया को लैक्टेशन कहा जाता है। जन्म के समय शिशु के स्तनों में चाहे वह लड़का हो या लड़की अत्यल्प मात्रा में दुग्ध स्रवित होते देखा जा सकता है। ऐसा गर्भस्थ शिशु के माता के रक्त में वर्तमान ईस्ट्रोजन की उच्च मात्रा के प्रति अनावृत होने के फल स्वरूप उसके स्तन ऊतकों के उद्दीप्त होने के कारण होता है। मतलब जब शिशु माता के गर्भ में स्थित होता है तब माता के शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और हमें पता है कि माता का रक्त ही शिशु के शरीर में सप्लाई होता है, तो ईस्ट्रोजन की बहुत सारी मात्रा शिशु के शरीर में भी सप्लाई होती है। जब डिलीवरी हो जाती है और शिशु बाहर आ जाता है तब भी उसके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। इस ईस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से कभी कभी क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद ही शिशु के स्तन ग्रंथियों से थोड़ा सा मिल्क सेक्रेशन होते हुए आप देख सकते हैं। यौवन आरंभ के समय स्त्रियों के स्तन ऊतकों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे उनके आकार में वृद्धि होती जाती है। ये परिवर्तन रजोदर्शन के अनंतर डिंब ग्रंथि या ओवरी से ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव के फलस्वरूप प्रकट होता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स जानना जरूरी है, जैसे रजोदर्शन। रजोदर्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टर्म बताया था मेनार्क। तो मेनार्क को रजोदर्शन कहा जाता है जब एक कन्या मैच्योर हो जाती है, जो कि करीबन 12 साल की उम्र में होता है। तो 12 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट हो जाता है या सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन उसमें देखी जाती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड सबसे पहले देखा जाता है इसको रजोदर्शन कहा जाता है। रजोदर्शन या इसको हम लोग मेनार्क भी कहते हैं, ठीक है। तो जब मेनार्क होता है या रजोदर्शन होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब ओवरी से 2 हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। यही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट का भी काम करती है और जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ती जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता जाता है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेशन होता रहता है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होती रहती है। आर्तव काल के कुछ दिन पूर्व भी कुछ स्त्रियों में स्तनों के आकार में वृद्धि होती है। ये कई स्त्रियों ने महसूस किया होगा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ब्लीडिंग खत्म होने के ठीक 10-12 दिन बाद ब्रेस्ट रीजन में काफी पेन उनको महसूस होता है। यानी करीबन ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवम रिलीज होता है उस टाइम पे ब्रेस्ट रीजन में पेन और भारीपन भी महसूस होता है। ये इन्हीं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से होता है। और जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है तब ये ब्रेस्ट का पेन भी कम हो जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होने लगती है तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफी कम हो जाती है शरीर में।
यहाँ आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। यहाँ देखिए जैसे ये प्री प्यूबर्टी है, यहाँ पे एल्वियोलिस नहीं बनी है, मतलब डेवलप नहीं हुई है, तो उस समय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन शरीर में नहीं होता है, सिक्रेशन नहीं हो रहा होता है। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है और ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है। ये ईस्ट्रोजन देखिए इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल एंड बड्स। तो यहाँ पे ये एल्वियोलिस को बनाने में मदद करता है। तो प्यूबर्टी पीरियड में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर डक्टल इलोंगेशन, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हेल्प करते हैं। तो इन एल्वियोलिस में से सारी डक्ट्स बनने लगती हैं और ये बहुत सारी साइड ब्रांचिंग भी इसकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये बहुत सारी एल्वियोलिस और बहुत सारी डक्ट्स और नई नई बनाने लगती हैं और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी फुल हो जाता है। जब वही लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये एल्वियोलोजेनेसिस देखने को मिलता है, जिसमें एल्वियोलिस और ज्यादा बढ़ जाती हैं और लैक्टोजेनिक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी उसमें मिल्क सिक्रेशन शुरू हो जाता है। इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रोल नहीं होता मिल्क सिक्रेशन में। मिल्क सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है। इसके बाद आइए स्तन्य श्रवण या लैक्टेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। गर्भधारण के बाद स्त्रियों के स्तन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, बाहर की शिराएं विस्फारित होने लगती हैं और एरियोला में गहरा श्याव वर्ण का रंजक पदार्थ या डार्क ब्राउन पिगमेंट एकत्रित होने लगता है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सगर्भता के 16वें सप्ताह में यानी 16 वीक्स से ही स्तनों में कुछ स्राव उत्पन्न होने लगता है। बहुत सारी लेडीज में, प्रेग्नेंट लेडीज में हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है जब 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें ब्रेस्ट से कुछ सिक्रेशन जैसा आ रहा है, पानी जैसा कुछ निकल रहा है। तो ये यहाँ पे जान लेना चाहिए कि लैक्टेशन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो रही है, लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है, जिससे स्तन की वाहिनियां खुली रहती हैं। तो अगर कोई लेडीज कंप्लेन करे कि 4 या 5 महीने हुए हैं, ब्रेस्ट से सिक्रेशन आने लगा है, पानी जैसा निकलता है, तो उनको यही समझाना चाहिए कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। गर्भावस्था के अंत में शिशु के जन्म के पश्चात इनमें से एक पतला प्रोटीन प्रधान तरल पदार्थ निकलता है, जिसे खीस या प्रथम स्तन्य या कोलोस्ट्रम कहते हैं। प्रारंभ में 2-3 दिन इसकी मात्रा कुछ बढ़ती है, बाद में शुद्ध स्तन्य आने लगता है। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, कोलोस्ट्रम काफी थिक रहता है और येलोइश कलर का रहता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको फेंकना नहीं चाहिए, इससे बच्चे को पिलाना चाहिए। इसमें बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। तो करीबन 3, 4 या 5 दिनों तक कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन होता है, उसके बाद फिर शुद्ध स्तन्य आने लगता है। गर्भावस्था में स्तनों के आकार प्रकार में वृद्धि और परिवर्तन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक अंतःस्रावों के कारण होता है। ये तो हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रारंभ में ये स्राव डिंब ग्रंथियों से और बाद में अपरा से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओवरी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन होता है और इसके साथ प्रेगनेंसी के स्टेज में जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा से भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन होने लगता है। प्रसव के बाद माता के रक्त में इन स्रावों का स्तर गिर जाता है। फलस्वरूप पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रखंड से प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन नामक स्राव निकलने लगते हैं जो स्तन्य श्रवण को उत्तेजित करते हैं। तो जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है यानी बेबी डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है ना। जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हार्मोन्स के लेवल में शरीर में कमी आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है या जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, उसमें से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सिक्रेशन होने लगते हैं। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क सिक्रेशन। तो ये मिल्क बनाने की प्रक्रिया प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होती है और ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन। तो जो मिल्क बनता है वो लैक्टिफेरस साइनस से बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। जब बेबी
ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा सिक्रेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे जब बेबी सक करता है तो ये स्टिमुली उसके ब्रेन तक ट्रैवल करती है और ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड फिर ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों हार्मोन्स बनाता है और ये हार्मोन्स ब्लड के द्वारा फिर ब्रेस्ट में आके पहुंचती हैं और ब्रेस्ट टिश्यूज में जहाँ पे एल्वियोलिस, आपके लैक्टिफेरस डक्ट्स, आपके लोब्स, लोब्यूल्स ये सब मौजूद है, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, तो वहां पे मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क सिक्रेशन होने लगता है और ऑक्सीटोसिन की वजह से ये जो बेबी सक कर रहा है ये मिल्क इजेक्शन होता है और उसके मुंह में जाने लगता है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन ये है कि वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है, यानी जब तक बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब तक ओव्यूलेशन की प्रक्रिया फिर नहीं होती ओवरी में, यानी उसमें फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते हैं। तो बहुत सारी लेडीज में आप लोगों ने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद काफी महीनों तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ये इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की वजह से। माता अपने शिशु को जितना ही स्तनपान कराती है, स्तन्य श्रवण की निरंतरता उतनी ही बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो स्तन्य श्रवण को प्रभावित करते हैं, यथा माता का स्वास्थ्य। माता हेल्दी हो तो स्तन्य श्रवण बहुत अच्छा होता है। उसका पोषण, मानसिक उद्वेग, चिंता, स्तनपान कराने की इच्छा और अनिच्छा। तो मिल्क सिक्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो माता के ब्रेन से बहुत ज्यादा ही रिलेटेड होती है। अगर माता चिंता में है, किसी दुख में है, तो मिल्क सिक्रेशन कम होने लगता है क्योंकि फिर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है वहाँ पे। बहुत सारी लेडीज ऐसे कंप्लेन भी करती हैं कि हमारा दूध नहीं बनता है, बच्चे का पेट नहीं भरता है, ऐसे कंप्लेन्स करती हैं बहुत सारी लेडीज। तो वहाँ पे यही होता है कि उसको कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकती है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन सही से सिक्रेशन नहीं हो रहा है। वहाँ पे ये बात याद रखना जरूरी है कि मिल्क सिक्रेशन होने के लिए माता और बच्चे दोनों में अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना ही माता बच्चे से अटैच रहेगी, जितना उसका स्नेह ज्यादा रहेगा, जितना उसको स्तनपान कराने की इच्छा ज्यादा रहेगी, उतना ज्यादा मिल्क सिक्रेशन अच्छे से होगा। इसके अलावा माता के पोषण का भी ध्यान रखना है, तो जितना न्यूट्रिटिव आहार वो खाएगी, मिल्क सिक्रेशन भी उतना ही अच्छा होगा। माता के स्वास्थ्य संवर्धन, उचित ज्ञान, शिक्षा, अभ्यास तथा उसके प्रति अनुकूल व्यवहार के द्वारा माता और शिशु के बीच संवेगात्मक संबंध को दृढ़ बनाकर स्तन्य श्रवण में सहायता पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें ब्रेस्ट की कुछ डिजीज के बारे में भी दिखाया गया है, जैसे फाइब्रोएडेनोमा। ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे कभी ना कभी। सिस्ट, ब्रेस्ट में सिस्ट हो गया, एब्सेस हो गया, फाइब्रोएडेनोमेटस ग्रोथ हो गई या कोई ट्यूमर हो गया, है ना। ये कुछ बीमारियां हैं जो ब्रेस्ट में देखी जाती हैं, जो हम लोग स्तन विकार के सेक्शन में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें जरूर लिखिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाइएगा ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास।